और संक्रमण के इस काल में आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपना आप सभी ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, उस देश का क्या होगा जिस देश के भीतर अंतर्विरोध हो, जिस देश के अंदर आपसी द्वंद्व इतना बढ़ जाए कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग जाए, तो वहाँ पर नागरिकों की स्वास्थ्य की चिंता कैसे होगी। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर आप सभी से संवाद करने जा रहा हूँ वो वास्तव में एक काफ़ी गंभीर विषय है और वो विषय इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। हमारे देश के भीतर एक नया विवाद इस वक्त में चल रहा है और वो विवाद है एलोपैथी बनाम आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति। दोस्तों, आप सभी ने बाबा रामदेव की पतंजलि के बारे में भी सुना होगा, उनके योग के प्रचार प्रसार के बारे में भी आप सभी ने सुना होगा। आप सभी उनसे भली भांति परिचित हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मीटिंग के दौरान जैसा कि बाबा रामदेव ने कहा कि वो बयान पढ़ रहे थे, जिस बयान को लेकर के देश के भीतर विवाद चल रहा है, जिसको लेकर के आईएमए के महासचिव इस वक्त में विरोध कर रहे हैं और तमाम डॉक्टर्स ने भी विरोध किया है। जयेश लेले ने, जो इस वक्त में आईएमए के महासचिव, उन्होंने कल आज तक में डिबेट में इस तरीके से वहाँ पर उस बात को प्रमुखता से रखा कि कहीं ना कहीं बाबा जी का जो एलोपैथी के ऊपर जो आरोप है वो निराधार है। और वास्तव में दोस्तों, ये बात गंभीर है कि किसी चिकित्सा पद्धति पर इस तरीके से आरोप मढ़ देना कि ये तो स्टूपिड पद्धति है, वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसका दूसरा पहलू दोस्तों ये भी है, जो बाबा जी ने कहा कि मैंने केवल एक व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ा, यानी कि मैंने आरोप नहीं लगाया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये उस पत्र के बाद की सफाई के रूप में भी हो सकता है, जब डॉक्टर्स की एसोसिएशंस ने तमाम पत्र लिखे स्वास्थ्य मंत्री को कि बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन पर मुकदमा दायर किया जाए। इसके बाद आप सभी दोस्तों जानते ही हैं कि क्या हुआ। इसके बाद देश के स्वास्थ्य मंत्री ने बाबा रामदेव से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा। इसके बाद शुरू हो जाता है एक और नया विवाद, और वो विवाद भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा क्या हुआ। कल दरअसल आज तक के अगला बोर्ड कार्यक्रम में आप सभी ने देखा भी होगा कि आईएमए की तरफ से जयेश लेले और एक अन्य डॉक्टर महोदय वहाँ पर डिबेट में थे, तो दूसरी तरफ से पतंजलि के कर्ता धर्ता, एक तरीके से पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर में उनको कहूँगा दोस्तों, बाबा रामदेव मैदान में थे। बाबा रामदेव ने यहाँ पर सवालों की बौछार की, सवालों की एक झड़ी लगा दी। रामदेव ने कहा कि एलोपैथी के पास इस चीज़ का इलाज नहीं है, एलोपैथी के पास अर्थराइटिस का इलाज नहीं है। तमाम वो बिंदु रखे जिस पर उन्होंने घेरने की कोशिश की एक तरीके से, और कहीं ना कहीं अपनी बात को तथ्य और तर्क के साथ पेश करने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, इस डिबेट का जो सबसे मुझे बुरा हिस्सा लगा वो लगा कि किस तरीके से व्यवहारिकता की वहाँ पर कमी नजर आई, जिस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास हुआ। शुरू में ही जो बयान दिया गया कि बाबा जी आप धोती पहन करके कोविड मरीजों का इलाज करने के लिए जा सकते हैं क्या, कहीं ना कहीं ये भाषा मर्यादित भाषा नहीं हो सकती। और इसके अलावा दोस्तों, जिस तरीके से वहाँ पर बाबा रामदेव ने भी तमाम पलटवार किए और तमाम तरीके की वहाँ पर बातें हुई, यहाँ तक स्थिति आ गई कि डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव से पूछा कि आपके पास एलोपैथी की क्या डिग्री है। तो इसके जवाब में आप सभी जानते हैं कि क्या होना है। उसके जवाब में वही हुआ, बाबा रामदेव ने फिर से पलटवार किया। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला एक बेवजह की बहस, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। अक्सर टीवी डिबेट्स में हमारे देश के भीतर यही होता है कि परिणाम कभी भी टीवी डिबेट्स का सार्थक नहीं होता। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यदि हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बयान जो मैं यहाँ पर आप सभी को कोट करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, जैसा कि बाबा रामदेव ने कहा भी कि मैं बिल्कुल भी एलोपैथी का विरोधी नहीं हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने बयान के लिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो क्रिटिकल कंडीशन के जो पेशेंट हैं उनका इलाज एलोपैथी पर ही छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं बाबा को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने व्यापार को चमकाने के लिए कुछ ऐसा कार्य ना किया जाए, कुछ इस तरीके के बयान ना दिए जाए जिससे डॉक्टर्स का मनोबल डाउन हो। क्योंकि डॉक्टर्स इस वक्त में इस देश के सबसे बड़े अग्रिम योद्धा है, जो लड़ाई के मोर्चे पर लगे हुए हैं। लगातार डॉक्टर्स की जान जा रही है।
दोस्तों इस तरीके के वाद विवाद से कहीं ना कहीं देश की छवि खराब होती है। और जहाँ तक योग और आयुर्वेद की बात है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा और आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि योग और आयुर्वेद भारत की प्राचीनतम पद्धति है और निश्चित रूप से इससे शरीर को स्वस्थ रखने में, शरीर का संवर्धन करने में निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। और इसके बाद यहाँ तक एलोपैथी की बात की जाए तो आधुनिक विज्ञान ने भी तमाम तरक्की की, चाहे सर्जिकल क्षेत्र में हो या फिर अनेक असाध्य रोगों का उपचार देने का कार्य हमारे देश के भीतर एलोपैथी ने किया। पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने का काम इन्होंने किया। यानी कि दोनों ही पैथी अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन एक व्यवहारिकता की कहीं ना कहीं दोनों के भीतर कमी है। दोनों ये चाहते हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए। कोई भी ये व्यक्ति का स्वाभाविक गुण होता है दोस्तों कि किसी को ऊपर उठता हुआ देखना किसी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक हमारे देश के भीतर यदि मैं कारोबार की बात करूँ तो जो आयुर्वेद का कारोबार है दोस्तों, इस कोरोना के काल में मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर पहले इस आयुर्वेद की जो डिमांड थी आयुर्वेद की दवाइयों की, वो 15 से 25% के करीब थी। अब लगभग 40 से 50% के करीब वो डिमांड आती हुई नजर आ रही है। और कुल मिलाकर के जो आयुर्वेद का हमारे देश के भीतर एक पूरा व्यापार है वो लगभग 30 लाख करोड़ का है। और इसके अलावा दोस्तों आप यदि मैं आपको बताऊं यहाँ पर एलोपैथिक दवाइयों का, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 42 बिलियन यूएस डॉलर का इस वक्त में हमारे देश के भीतर कारोबार है पूरी तरीके से इन दवाइयों का। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार का यह आंकड़ा है कि हमारे देश में लगभग 10 साल के बाद इसका 3 गुना होने की संभावना है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 130 बिलियन यूएस डॉलर तक इसके पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। तो किस तरीके से हमारा देश यदि एक तरीके से देखा जाए तो इन एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर निर्भर होता जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें अपनी पैथी का भी एक सम्मान करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें यदि केवल ये बात की जाए कि हम एलोपैथी पर ही निर्भर रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक दूरगामी दुष्परिणाम होगा जो हमारे देश के लिए और देश की आर्थिक स्थिति के लिए घातक होगा। क्योंकि दोस्तों हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक है और ऐसे में इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए इतने महंगे ड्रग्स उपलब्ध कराना वास्तव में बहुत ही गंभीर समस्या है, सरकार के लिए बहुत ही विकट समस्या है। ऐसे में हमें अपनी पारंपरिक पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि मैं टर्नओवर की बात करूँ यहाँ पर आकर के, हमारे देश के भीतर 2 सबसे बड़ी इस वक्त में यदि मैं बात करूँ कंपनी जिनका टर्नओवर देश में सबसे ज़्यादा रहता है, उसमें है डाबर और दूसरी तरफ दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा पतंजलि। यदि मैं पहले डाबर की बात करूं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर 2019-20 के भीतर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा चौथी तिमाही में 281.60 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ डाबर कंपनी को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा 2020-21 की आखिरी तिमाही में भी दोस्तों लगभग 373.7 करोड़ के करीब मुनाफा यहाँ पर डाबर को हुआ। ये उसने आंकड़े सार्वजनिक तौर पर जारी किए। और इसके अलावा दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा पतंजलि योगपीठ की, जो हरिद्वार में स्थित है, जो इस वक्त में योग का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, जिसकी इस वक्त में देश के भीतर सबसे ज़्यादा ब्रांडिंग है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2010 में इस कंपनी का जो कारोबार था, जो राजस्व था, लगभग 100 करोड़ के करीब था। आप ध्यान दीजिएगा 100 करोड़। और लगभग दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016-17 में इसने 10,525 करोड़ के करीब आंकड़ा छू लिया। यानी कितनी तेज गति से इसका विकास हुआ, ये कैसे हुआ, ये भी एक शोध का विषय है, एक गहन अध्ययन का विषय है कि आखिर एक छोटी सी कंपनी किस तरह की मार्केटिंग के जरिए इतने ऊपर चढ़ गई। जो व्यक्ति कभी योग और आयुर्वेद के दम पर आगे चला था, आज बाजार में सारे प्रोडक्ट्स उतार दिए गए। कहीं ना कहीं उस पर भी ये सवाल उठता है कि आखिर इतने सारे उत्पाद किस तरीके से बाजार में लेकर के आ सकता है, इतने सारे क्षेत्रों में, व्यापार के इतने सारे क्षेत्र में वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। उसके पास ऐसा क्या मैकेनिज्म था कि व्यक्ति धरती से सीधा आसमान में उड़ान भरने लगा। इस पर भी कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ष 2019-20 में
पतंजलि का जो प्रॉफिट था वो लगभग 425 करोड़ रुपए का था। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 425 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एक कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत ही बड़ा आंकड़ा है दोस्तों है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोक्यो में इस आयुर्वेद के पूरे विवाद को लेकर के वर्ष 1999 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की तरफ से राजस्थान के एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अश्वनी महोदय ने एक रिसर्च पेपर वहाँ पर प्रेजेंट किया था। उस रिसर्च पेपर में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने ये बताया था कि हमारे देश के और इस जब से मानव जाति की एक तरीके से आप विकास की यात्रा को आरंभ मानते हैं, तभी से लगभग 2.5 लाख के करीब पौधों की प्रजाति अस्तित्व में है, लेकिन केवल और केवल हम 10,000 पौधों की प्रजातियों पर ही अभी तक शोध कर पाए, अभी तक उनकी पहचान कर पाए। उसमें ये कहा गया कि हमारे देश के भीतर लगभग 70 से 80% के करीब जो आबादी है, ग्रामीण आबादी, वो अब भी इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर काफ़ी हद तक निर्भर है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए काफ़ी हद तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उस शोध पत्र में उन्होंने चीन जैसे देशों का भी वहाँ पर जिक्र किया, और भारत और चीन में उन्होंने बताया कि मलेरिया जैसे रोगों को ठीक करने के लिए लगभग 50 से 60% आबादी दोस्तों आयुर्वेद के ऊपर आज भी डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं इस पैथी का भी सम्मान होना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आंकड़े आपके याद होगा कि 2011 में हमारे देश के भीतर क्या हो रहा था। वर्ष 2011 में बाबा रामदेव रामलीला मैदान में थे, और रामलीला मैदान में उस वक्त आंदोलन चल रहा था। उस वक्त में रामदेव पुरजोर तरीके से इस बात का प्रचार कर रहे थे कि देश में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा, देश के भीतर जो काला धन जमा है या देश के बाहर भी जो काला धन है उसको बाहर लाया जाएगा, ईमानदारी के साथ कार्य किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस दौरान क्या होता है, 4 से 5 जून और फिर 5 से 10 जून के बीच किस तरीके से घटनाक्रम बदलते हैं दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। 4 जून को ये कहा जाता है कपिल सिब्बल के द्वारा, जो कांग्रेस नेता है, कि बाबा रामदेव का उन्हें पत्र आया जिसमें रामदेव आंदोलन को खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर रामदेव की एक सफाई आई। उस सफाई में बाबा रामदेव ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद पूरा इंसिडेंट होता है, बाबा रामदेव को सफ़ेद सूट सलवार पहनने पड़ते हैं और रामलीला मैदान से उनको जाना पड़ता है। उसके बाद फिर भी वो आंदोलन पर डटे रहते हैं। इसके बाद दोस्तों यात्रा यूं ही चलती रहती है, और वो यात्रा रुकती है जाकर के देहरादून के जोड़ी ग्रांट अस्पताल में, जहाँ पर श्री श्री रविशंकर उनके आंदोलन को तोड़वाते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि आपात परिस्थिति में बाबा रामदेव को भी एलोपैथी की शरण में जाना पड़ा, और इसके अलावा संक्रमण के इस दौर में एलोपैथी को भी सहारा लेना पड़ा, आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ा, योग का। तो दोस्तों दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहयोगी है। बिना एक दूसरे के सहयोग के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसके अलावा याद कीजिएगा बालकृष्ण का इंसिडेंट, अभी पिछले दिनों जब उन्हें ऋषिकेश में भर्ती कराना पड़ा। ऋषिकेश एम्स में उनका उपचार हुआ, और उस उपचार में डॉक्टर्स ने बताया कि उनके हार्ट में, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि हार्ट में उनकी कुछ दिक्कत थी। हालांकि फिर रामदेव का पूरा जो ग्रुप है, पूरी जो टीम है, वो मैदान में आती है और ये बताती है कि बालकृष्ण की स्थिति स्थिर है, ठीक है। दोस्तों बीमारी किसी को भी हो सकती है, रोग किसी को भी जकड़ सकता है, लेकिन जो रोग घृणा का रोग है, यदि हमें वो जकड़ ले तो उसका उपचार होना असंभव है। यदि आयुर्वेद के किसी व्यक्ति को ये रोग लग जाए कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, या फिर एलोपैथी का बाजार ये समझने लगे कि मेरे बिना तो किसी का अस्तित्व है ही नहीं, तो वास्तव में ये समाज के लिए काफ़ी विनाशकारी परिस्थिति है। और दोस्तों ऐसे बयानों से और ऐसी स्थिति से हमें बचना चाहिए, और संक्रमण के इस काल में मिलजुल करके हमें एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे के सारथी बन करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और इस महामारी से लड़ते हुए हमें जीत हासिल करना है, जीत हासिल करनी है। आखिर किस तरीके से हमारी विजयश्री हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमें प्रयास करना चाहिए अपनी निजी दुश्मनी निकालने से
बचना चाहिए। दोस्तों, व्यापार व्यापार की जगह है, पैसा पैसे की जगह है, लेकिन मानवता और मानवीय मूल्य नष्ट नहीं होने चाहिए। निजी दुश्मनी निकालने के लिए देश के गरीब वर्ग का अहित बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की बयानबाजी जल्द ही रुकेगी। आप